एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पेपर 2 का सीडीपी 1 जनवरी 2022 को जो परीक्षा हुई थी सीटेट का, हम उसका आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं 28 दिसंबर 2021 वाला। 29, 30, 31 का मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। अगर 29, 30, 31 दिसंबर वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपना क्वेश्चन पेपर जो है पेपर 2, खासकर पेपर 2 मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसका जो है एक्सप्लेनेशन दे पाए, उसका आंसर की आप सभी को बता पाए। अभी हम कर रहे हैं सीडीपी करेंगे 1 जनवरी का, उसके बाद हम पुनः 2 जनवरी में प्रवेश करेंगे। 2 जनवरी को संडे था, बंद थी, एग्जाम नहीं हुई थी। 3 जनवरी में हम बढ़ेंगे। आज रात या कल से जो है आपको मैथ साइंस का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और संस्कृत का पेपर 1 संस्कृत का भी वीडियो आज से मिलना शुरू हो जाएगा। आज जो है हम 30 दिसंबर 2021 का जो है संस्कृत का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप 30 दिसंबर 2021 पेपर 1 वाले अभ्यर्थी है तो एक बार जो है बेल आइकन दबा के जो है वहां प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है आपको वहां से मिल जाए। और वीडियो अपलोड भी हो चुकी है शायद, तो आप देख लेंगे, वहां से जो है आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा और आप वहां से अपना आंसर की मिला लेंगे। तो आज से संस्कृत भी मिलना शुरू हो जाएगा और बाकी ईवीएस और हिंदी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आज हम देने की उम्मीद करेंगे, देने का प्रयास करेंगे आपको, और आप अपना आंसर की मिला लेंगे। उसके बाद संस्कृत का वीडियो कल से रेगुलर मिलने लगेगा। कल से उम्मीद है कि आपको मिलेगा। और अभी जो हम मैथ साइंस भी करेंगे सीडीपी के बाद, तो अभी जो जस्ट करने वाले हैं वो करेंगे सीडीपी 1 जनवरी 2022 को हुए सीटेट परीक्षा का। ये पेपर 2 कर रहे हैं अभी, तो पेपर 2 वाले अभ्यर्थी सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अभी जो है शेयर करेंगे तो सारे 1 जनवरी वाले अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आके अपना आंसर जो है वो मिलान कर सकेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ। आप जल्दी से जल्दी तब तक शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन का करते हैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ के ऊपर। और देखिए, यह जो परीक्षा हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 2022 का। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है यह परीक्षा 1 जनवरी 2022 को हुई थी। और ये जो हम अभी कर रहे हैं वो पेपर 2 कर रहे हैं। तो पेपर 2 का सीडीपी करेंगे। सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुई थी पेपर 2 का, तो अभी हम इसका सीडीपी करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हुए आगे 30 क्वेश्चन तक जो है यहाँ पर हम आंसर बताने वाले हैं। 1 जनवरी 2022 वाले जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, 29, 30 और 31 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, इसलिए उसका वीडियो नहीं प्रोवाइड किया गया है। अगर पेपर 2 का स्टूडेंट 29, 30, 31 वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर जो है हमें शेयर करेंगे। शेयर कहां पर करना है, कैसे भेजना, आप एक बार हमें कमेंट कर देंगे कि आप 29 जनवरी वाले हैं या 29 दिसंबर वाले हैं, तो हम वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और आप जो है वहां व्हाट्सएप हमें अपना क्वेश्चन कर देंगे, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। तो हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आ चुके हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर और देख रहे हैं यहाँ पर कि संचार के बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। एक है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्र, तीसरा है स्वलीनता वाले छात्र और चौथा है पठन वैकल्य वाले छात्र। तो इसमें से आपका जितना भी देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सबको जो है मदद मिलेगा। सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4, की ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर कि लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। ये कौन सा उदाहरण है, तो यह आपका है जेंडर भेदभाव का। आप यहाँ पर लिंग का पक्षपात कर रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा। तो अगर हम विविधता का सम्मान करेंगे तो हमारे शिक्षा में समावेशन को बढ़ोतरी होगी। सही आंसर है 3 का ऑप्शन नंबर 1। उत्तर है 3 का ऑप्शन नंबर 1, विविधता का सम्मान। बाकी गलत है, छात्रों को शारीरिक दंड देना तो गलत है ही, परीक्षा वाली बात तो होती नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम होता है, स्टैंडर्ड करिकुलम, एक जैसा पाठ्यक्रम, जो कि उत्तर इसका नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। अमूर्त और आदर्शवादी की बात हो रही है। सबसे पहला बात तो यहां से पकड़ लेना है आपको, अमूर्त की बात है तो यह किशोरावस्था में होती है और किशोरावस्था ऑप्शन नंबर 4 है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहां कह रहा है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। स्व मूल्यांकन तो है ही, सहकर्मी मूल्यांकन,
भी होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिक्रिया भी होना चाहिए, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करने की जो बात है, यह बात एकदम गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, और 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए 5 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूद ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर को निर्मित होता है। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूद ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखा जाए नया ज्ञान और मौजूदा ज्ञान की बात हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से वो होगा हार्वर्ड गार्डनर साहब, क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ऐसा नहीं बोले हैं। सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर कि एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल को सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? चिंतनशील कौशल को सुविधा प्रदान करना है तो इसके लिए क्या करना उचित होगा? देखिए यहाँ पर छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना है। देखते हैं आगे, छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए, गलत है। छात्रों को अपनी समझ के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ज्यादा सही और सटीक उत्तर है। 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो सबसे अच्छा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। 4 जो देख रहे हैं ये उतना सही आंसर नहीं है और 1 भी उतना सही आंसर नहीं है, सही उत्तर होगा 7 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, मूल उत्पादों का उत्पाद करने की क्षमता है, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं है, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने यही बोला था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूल उत्पादों को उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, 4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा का प्रकार का सही मिलान किया हुआ है? शिक्षक की प्रशंसा आपका बाह्य प्रेरणा होगा, यह चीज गलत है। जिज्ञासा आपकी आंतरिक प्रेरणा ही है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सराहना की बात है, ये आपकी बाह्य प्रेरणा है, और मैच में ट्रॉफी की बात है तो यह आपका बाह्य प्रेरणा है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यही इसके साथ सही तरीके से जुड़ा हुआ है, जिज्ञासा आपकी आंतरिक प्रेरणा है, सही उत्तर होगा 9 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, ये तो गलत है। उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफी परे हो, यह बात भी गलत है। अध्ययन किए जाने वाले विषय और छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये एकदम करेक्ट आंसर है। 4 आंसर नंबर आपका गलत है, 4 उत्तर जो है इसका नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वाली बात। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? सुसाध्य होने की बात है, यहाँ पर सुसाध्य नहीं करने की बात हो रही है। सुसाध्य नहीं करना है तो सामाजिक भागीदारी करेगा, सक्रिय भागीदारी करेगा, सार्थक गतिविधियां करेगा, जो करेगा वो करेगा, निष्क्रिय सुनना, ये सुसाध्य नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यहाँ पर कि एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावना स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, घबराया है, चिंता महसूस कर रहा है, भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात गलत है। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, बात गलत है। प्रेरणा का कारण बनेगा, यह भी बात गलत है। सही आंसर है यह परीक्षा में उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, सही उत्तर है 12 का ऑप्शन नंबर 4। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यहाँ पर कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो प्रोत्साहित करना है और पार प्रदान करना है, मतलब उस बच्चे को सहायता देना है, तो यह जो उदाहरण होगा वह होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जेडपीडी जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में
लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारिता, यहां पर कौन सा दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारिता बनाए रखने में चुनौतियां का कारण बनती है, तो इसका सही आंसर होगा एडीएचडी, मतलब ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार। सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही चुनना है इसमें से। तो छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं है, तो बात हो गया गलत। यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। देखते हैं और भी देखते हैं ऑप्शन। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही है, क्योंकि 2 गलत है। यांत्रिक गतिविधि की बात हो रही है और 4 तो अर्थहीन की बात है, तो यह तो गलत है ही। 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण है भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होती है, भाषा विचार निर्धारित करती है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण से, तो भाषा और विचार के बीच का जो संबंध होगा वो द्विदिशात्मक होगा। भाषा विचार को भी प्रभावित करती है और विचार भाषा को भी प्रभावित करेगी। सही उत्तर है आंसर नंबर 4। 16 का सही उत्तर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है यहाँ पर डाइस में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, न कि प्रतीकों से। डाइस में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो इसका देखिए सामग्री से संबंधित होना चाहिए, प्रतीक से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चा अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो सही उत्तर है 17 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत किस पर आधारित है। तो शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि हमारा जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। छोरों से केंद्र है नहीं, पैर से सिर तो होता ही नहीं है। कुछ केंद्र से होता है, लेकिन ये अधोगामी है, शीर्षगामी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। 19 कह रहा है गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। गोल्डन रूल कह रहा है यहाँ पर में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार की बात हो रही है, तो ये अच्छा लड़की और अच्छा लड़का वाला होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक अनुबंध है नहीं, ये 5वां अवस्था है। सामाजिक व्यवस्था ये दूसरा अवस्था है और ये 6ठा अवस्था है। उत्तर सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बालक विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। वह काल जिसमें केवल भाषाई, केवल वाला तो आंसर वैसे भी नहीं होता है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसे ही हम लोग संवेदनशील अवधि कहेंगे, क्योंकि संवेदनशील अवधि में ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पर बच्चा का बिगड़ने वाला भी अवधि होता है, संभरने वाला भी अवधि होता है। बच्चे अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, इसलिए इससे हम संवेदनशील अवधि कहेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या ये बेस्ट ऑप्शन है, वो चुनना है हमें। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होती है, यह बात तो एकदम गलत है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, गलत है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है, बेस्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर 1। इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। तो हमारा जो सही उत्तर मिला वो मिला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी
बच्चे को किस तरह देखते हैं, तो बच्चे को कैसे देखेंगे, वो देखेंगे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय प्राणी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर एक कोरी पट्टी की बात है, खाली पट्टी की बात है, गलत है। लघु वयस्क तो है नहीं और निष्क्रिय प्राप्तकर्ता तो बच्चे होते नहीं है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। पठन विकल्प लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, स्वलीनता, दृष्ट अधिभार बढ़ाना, दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। देखिए यहाँ पर ये और ये गलत है। जिसको नहीं दिखा देता है तो पाठ के पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करेंगे ताकि वो जो है वो पाठ को पढ़ सके, ठीक है, सॉफ्टवेयर उसे दे सके। तो सही आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको सॉफ्टवेयर देंगे तो वहां बच्चे क्या करेंगे, उससे सुन सकेंगे, उस चीजों को सॉफ्टवेयर देंगे तो उससे उन चीजों को सुन सकेंगे और उससे वो सीख सकेंगे। सही आंसर होना चाहिए 23 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के को की डाइस के छात्रों के अधिगम को डाइस की संभावना है। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के रोकथाम नहीं होगा, प्रस्तुति से नहीं होगा, सुविधा देने से, ठीक है, सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ने की संभावना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सही उत्तर है 24 का ऑप्शन नंबर 4। बाकी रोकथाम, टालने या प्रस्तुति की बात यहां नहीं होगी। तेजी से हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम आंसर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 जनवरी वाला। 29, 30, 31 जनवरी का, 29, 30, 31 दिसंबर का मेरे पास क्वेश्चन नहीं है पेपर 2। अगर आप लोग 29, 30, 31 दिसंबर के अभ्यर्थी है और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें शेयर करेंगे ताकि हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सके। क्वेश्चन नंबर 25 है विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका ध्यान करना चाहिए, तो एक शिक्षक को ध्यान करना है बहुभाषा का। सही आंसर है आंसर नंबर 2। रूढ़िबद्धता है नहीं, नामीकरण तो करना नहीं, अलगाववाद संभव नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आगे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कह रहा है छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। मेरे हिसाब से यह बात तो गलत है। न्यूनतम तो होगा नहीं, सीखने को अनदेखा कर देना है नहीं, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही उत्तर है हमारा 17 का ऑप्शन नंबर 4। हो गया क्लियर, बढ़े बेटा आगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हो गया ना, 26 का सही आंसर हो गया 4 नंबर ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रदाय के समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। नहीं करने की बात हो रही है। विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो करेगा। छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना, छात्रों से उस संप्रदाय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना और छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। सबसे निगेटिव आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ और उत्तर होगा हमारा छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स में से उत्तरों की प्रतिलिपि मतलब होता है 2 कॉपी बनाने के लिए कहना, जो कि निगेटिव है और यही इसका सही उत्तर है क्योंकि पूछ रहा है इनमें से कौन नहीं करेगा। जो नहीं करेगा बेटा वो करेगा ऑप्शन नंबर 4, इसलिए 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, है ना, घबराना नहीं है। 28 पर आते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमा से जोड़ने को क्या कहा जाता है। पुनर्व्यवस्थित का मतलब होता है स्कीमा में हम चीजों को जोड़ रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग समायोजन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर तो आत्मसातकरण है नहीं, पुनर्व्यवस्थित करना, सही तरीके से ठीक करना समायोजन ही कहलाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, संस्कृत चल रहा है। संस्कृत जो है वीडियो आज से शुरू हो जाएगा। अभी जो है आपका संस्कृत हो चुका है, एक देख लीजिएगा आप। 30 दिसंबर का जो है संस्कृत पेपर 1 प्रोवाइड कर दिया गया है। कल से बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। संस्कृत का भी ईवीएस हिंदी आज खत्म कर देंगे, उम्मीद करते हैं। पेपर 2 मैथ साइंस आज रात से शुरू होगा या कल से शुरू होगा। इंग्लिश भी कल से उम्मीद है शुरू कर दी जाएगी, घबराना नहीं है। एक एक एक्सप्लेनेशन देंगे आप पूरे यूट्यूब पर, कहीं भी फेसबुक पर कहीं भी ढूंढ लो, आपको एक तरफ से कहीं भी सिस्टमैटिक वे से आंसर की उपलब्ध नहीं मिलेगा। कोई 20 वाला करवा देता है तो कोई 29 वाला, कोई 27 वाला तो कोई 13 वाला, उटपटांग है। लेकिन हम एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है।
ठीक है बेटा, तो हम एक एक करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपका कुछ छोटा छोटा बढ़ा है तो वह भी आपको मिल जाएगा धीरे धीरे करके। यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। क्या करने की बात हो रही है? छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना तो गलत है, प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन हतोत्साहित लिखा है, यह बात गलत है। छात्रों की भ्रांतियां को मजबूत नहीं करना है, छात्रों की भ्रांतियां को दूर करना है, यह बात भी गलत है। छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियां को नजरअंदाज नहीं करना है, उसे चुनौती देकर सुधारना भी है। सही उत्तर एक ही बची, ऑप्शन नंबर 4। छात्रों को अपनी त्रुटियां को स्वयं ठीक करने के लिए पार प्रदान करनी चाहिए। सही उत्तर है 4। पार का मतलब होता है उसे सहारा देना चाहिए, उसे मदद करना चाहिए। सही आंसर है 4। जो लोग मेरा क्लास लिए हुए थे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसे एक एक चीज काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर कह रहा है कि अभिकथन एक है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, यहाँ पर तो एक बात तो ये मेरे हिसाब से ये चीज जो है वो सही ही है। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन। देखिए, मूल्यांकन के तरीकों का हम बाकी दूसरा पढ़ते हैं, उसके बाद क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे अनुसार से निगेटिव भी आता। विविध तरीकों का पालन करना चाहिए, वो सही था। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए, तो यह बात गलत है। और ए भी फिर गलत हो गया, ए आर तो गलत है ही, और ए भी मेरे हिसाब से गलत लग रहा है। यहाँ पर विविध तरीकों होता तो सही होता, हम इसको ए लेकर चलेंगे। वैसे ऑफिशियल आंसर की में एक बार इसका क्लियर करेंगे हम आंसर, वैसे अभी एक लेकर चलेंगे। बी तो आपका, आर तो आपका गलत है, ये बात तो श्योर है, आर तो आपका गलत है ही, लेकिन मानकीकृत पाठ्यक्रम गलत है, ये पॉजिटिव नहीं है। और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना, विविध तरीकों का पालन करना, ये सही होता, लेकिन मेरे हिसाब से निगेटिव ही लग रहा है, इसलिए उत्तर हमारे अनुसार से और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए 30 में से कितने अंक आए। हम सामाजिक अध्ययन की तरफ भी चलेंगे। सामाजिक अध्ययन में 2-3 दिन टाइम लग सकता है, गणित विज्ञान मिलेगा। अब इतना वीडियो जो एक दिन में मिलता है वो नहीं मिलेगा, 2-3 वीडियो ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा और भी काम के वजह से हम थोड़ा व्यस्त हैं, जिस वजह से जो है हम 2-3 वीडियो ही प्रोवाइड कर पाएंगे। आज तो आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और अपना आंसर भी सही तरीके से मिलान कर लिए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच, ताकि जो है जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2022 पेपर 2 सीडीपी का मिलान नहीं कर सके हैं, वो कम से कम यहां से मिलान कर लेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी हो वह आपको मिलता रहे। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।